जय हिंद। नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं रीट मुख्य परीक्षा के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है, आयु की गणना कहाँ से की जाएगी, कौन से सब्जेक्ट का आप चुनाव कर सकते हो या दो सब्जेक्टों का चुनाव है वो आप किस प्रकार से कर सकते हो, सिलेबस में जो दिया था उसमें कोई बदलाव हुआ या नहीं हुआ। साथ ही हम बात करेंगे कि न्यूनतम उत्तीर्णांक है जो क्या रहेगा, परीक्षा शुल्क क्या होगा, अंतिम तिथि है वो आवेदन करने की क्या रहेगी। इन सब चीज़ों पे हम आज बात करेंगे। साथ ही साथ आपके कोई और भी सवाल है उनके जवाब भी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने वाले हैं। तो अगर आप रीट मुख्य परीक्षा दे रहे हो तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। और अगर आपने नहीं किया है चैनल सब्सक्राइब तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पे आपको महत्वपूर्ण सूचनाएं और महत्वपूर्ण जो आपका जो कंटेंट है रीट के लिए वो आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो देखिए, कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से आज विज्ञप्ति है वो विस्तृत जारी कर दी गई है, जैसा कि आपने देख भी लिया होगा। तो इसमें देखते हैं हम कि क्या क्या हमारे लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं वो हम अलग अलग से देख लेते हैं। तो देखो, मैं रीट लेवल 2 की बात कर रहा हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पे आप पदों का वर्गीकरण है वो देख सकते हो कि वर्गीकरण किस प्रकार से किया है। तो आप देख सकते हो लेवल 2 में सबसे पहले अंग्रेजी का बताया तो सामान्य के लिए 6,724 पद है, हिंदी के 2,315, विज्ञान गणित के 5,678 और सामाजिक अध्ययन के लिए 3,593 और संस्कृत के लिए कितने दे रखे हैं 1,197 और उर्दू के लिए 711, सिंधी में 9, पंजाबी में 244। तो टोटल कुल कितने पद होंगे 20,471, जो सामान्य की हम बात कर रहे हैं गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए। उसके बाद में अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी ये सब चीज़ें दे रखें और साथ ही साथ विशेष शिक्षा के लिए जो पद वर्गीकृत किए गए थे वो भी इसमें डिटेल दे रखे हैं। तो आप ये तो आपने पीडीएफ में देख ली होगी। अब हम भी महत्वपूर्ण चीज़ें उन पर हम बात कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें, देखो यहाँ पे हमें दे रखा है कि न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत क्या रहेगा मुख्य परीक्षा के लिए। तो देखो यहाँ पे आप पढ़ सकते हो कि लेवल द्वितीय निम्नानुसार न्यूनतम उत्तीर्णांक प्रतिशत अर्जित करना अनिवार्य होगा। अगर इस उत्तीर्णांक से अगर आपके कम आते हैं तो आप परीक्षा में पास नहीं किए जाओगे, चाहे पद खाली ही क्यों ना रह जाए। तो पढ़ लीजिए, सामान्य या अनारक्षित श्रेणी के लिए कम से कम नॉन टीएसपी एरिया के लिए क्या होने चाहिए 60% अंक आने अनिवार्य हैं मुख्य परीक्षा के अंदर। तो 60% सामान्य के विद्यार्थियों को लेके आना जरूरी है। उसके बाद में अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 55% अंक है वो न्यूनतम लेके आना जरूरी है नॉन टीएसपी के अंदर। टीएसपी की बात करूं तो सामान्य के लिए 60 लेके आने और अनुसूचित जनजाति एसटी के लिए 36 ही लेके आने। उसके बाद में जो सबसे ज़्यादा बड़ी कैटेगरी जिनके अंदर आती है अनुसूचित जाति एससी, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग एमबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए 55% नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों के लिए अनिवार्य है। ये ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि बाद में सब जो भी भर्ती होती है उसमें बाद में मुद्दा उठाया जाता है। इस बार बोर्ड ने पहले ही बता दिया है कि ये जरूरी है आपको लेकर आना। और समस्त श्रेणी की विधवा एवं प्रत्येकता महिला तथा भूतपूर्व सैनिक के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है निश्चित रूप से। दिव्यांग श्रेणी के लिए 40% और शहरिया जनजाति के लिए 36% अंक लेकर आना जरूरी है। तो जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इस वाली कैटेगरी को ध्यान में रखकर तैयारी करें, क्योंकि अगर इनसे आपके कम आ गए तो आप परीक्षा में सिलेक्शन से वंचित रह जाओगे, भले ही आपकी कैटेगरी की सीट खाली क्यों ना चली जाए। उसके बाद में देखो हम आगे देख लेते हैं और क्या हमें दे रखा है। उसके बाद में देखो यहाँ पे दे रखा है कि व्यक्तियों को शैक्षिक एवं प्रशिक्षण परीक्षाओं एवं राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2022 लेवल द्वितीय से संबंधित समस्त सूचनाएं, रोल नंबर, प्राप्तांक, पूर्णांक, उत्तीर्ण करने का वर्ष, विश्वविद्यालय बोर्ड का नाम भरनी अनिवार्य है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट भरने, एक तो आपने जो आपने मार्कशीट दी है पात्रता परीक्षा की वो आपको लिखना है। साथ ही साथ में जो भी रोल नंबर वगैरह हैं, आपने जो पूर्णांक जो कितने अर्जित किए हैं, जो भी आपने डिग्री ले रखी है जैसे ग्रेजुएशन की हो गई और कोई जो भी 10वीं की मांगेगा वो सब चीज़ें आपको डिटेल से भरनी जरूरी है। अब देखो उसके बाद में हम बात करें, देखो हम बात कर ले ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया दे रखी है इसमें। तो देखो ऑनलाइन आवेदन करते समय तो आप सभी को पता है कि आप ई मित्र की दुकान पे जाओगे, वहाँ पे आपको आराम से वो डॉक्यूमेंट वगैरह लगा के आपके फॉर्म है वो फिलअप कर देगा। अब देखो हम सीधे चले जाते हैं आगे वाली जो भी महत्वपूर्ण सूचना है उसमें। अब देखो शुल्क की बात कर लेते हैं कि कितना शुल्क लगने वाला है। तो आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या अन्य सुविधा CSC के माध्यम से चयन बोर्ड में ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। तो देखिए, सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक को कितने रुपए लगेंगे 450 रुपये है वो शुल्क लगने वाला है। उसके बाद में राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक हेतु 350 रुपये लगेंगे। तो जो भी ओबीसी के हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं, उन सभी विद्यार्थियों के कितने लगेंगे 350 रुपये। उसके बाद में समस्त विशेष योग्य जन और राजस्थान के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आवेदक हैं उनको लगेंगे 250 रुपये। तो ये तो हो गया परीक्षा शुल्क। अब देखो बात कर लेते हैं हम
यहाँ पे देखो कैटेगरी भी इन्होंने बता रखी है कि जिनके कम रुपए ले, देखो सभी वर्ग ऐसे व्यक्ति जिनके परिवार की वार्षिक आय कितनी होनी चाहिए, 2.5 लाख रुपए से कम, तथा वे परीक्षा शुल्क रुपये 250 ही जमा कराते हैं। तो ऐसे व्यक्ति अपने परिवार की औसत जो आय है वो 2.5 लाख रुपए जमा करने के लिए जो प्रमाण पत्र होता है वो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको अटैच करना है। उसके बाद में देखो इन्होंने दे दिया विषयों का जो वर्गीकरण दिया इन्होंने वो दे दिया कि कौन कौन से विषय में, जो देखो यहाँ पे लिखा है कि उच्च प्राथमिक विद्यालय सामान्य या विशेष शिक्षा लेवल द्वितीय 6 से 8 सीधी भर्ती 2022 के अंतर्गत विषयवार जिलावार एवं वर्गवार रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है। गैर अनुसूचित क्षेत्र नॉन टीएसपी एरिया में अनुसूचित क्षेत्र के सामान्य या विशेष शिक्षा के पृथक पृथक पदों का विषयवार एवं जिलेवार वर्गीकरण विस्तृत निम्नानुसार अनेक्चर पर संलग्न है। तो आगे यहाँ पे आपको अपलोड किया हुआ है कि कौन कौन से विषय में किस प्रकार से पद है, जिलावार आपके कितने पद है आपके जिले में, तो वो सभी इन्होंने दे रखे हैं। अब देखो हम उसके बाद में सीधे चलते हैं आगे, विशेष सूचना इन्होंने दे लिखी है। तो देखो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों निम्नानुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो जो इन्होंने जो भी आपके आरक्षण के से संबंधित जितने भी नियम है उनको नियम के अनुसार ही क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, ये इसमें लिखा है, इसमें ज़्यादा में पढ़ने की जरूरत नहीं है। उसके बाद में देखो हम आगे बात कर लेते हैं, जो भी महत्वपूर्ण सूचना होगी वो मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पे देखो पूरा जो भी इन्होंने एक एक चीज़ इनको दर्शाना होता है, जो भी चीज़ें हैं वो सभी। उसके बाद में देखो खेल से संबंधित जो भी खेल के विद्यार्थी हैं इन्होंने बता दिया है कि ये वाले जो विद्यार्थी हैं उन्हीं को इसमें लाभ मिलेगा, बाकी अगर इससे अलावा किसी के पास अगर खेल का प्रमाण पत्र है तो वो मान्य नहीं करेंगे ये। और उसके बाद में देखो हम बात कर लेते हैं दिव्यांगजन में। देखो जो भी इन्होंने बताया है कि जो भी आरक्षण से संबंधित है उन्होंने एकदम स्पष्ट कर दिया कि इतना इतना आरक्षण है वो मिलने वाला है, जो भी अलग अलग कैटेगरी के। उसके बाद में देखो यहाँ पे उन्होंने बता दिया सारी चीज़ें। हम आगे जो भी महत्वपूर्ण सूचना है देखो हम अलग अलग से जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है जो हमें यहाँ पर देखनी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। वेतनमान दे रखा, देखो इसमें देखने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखो पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता इन्होंने यहाँ पर बता दी है निश्चित रूप से। तो इन्होंने क्या कहा कि स्नातक होनी चाहिए, प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा चाहे किसी भी नाम से जाना जाता हो ये आपके पास होना चाहिए, और न्यूनतम कितने होने चाहिए, 50% अंकों के साथ स्नातक या स्नातकोत्तर एवं बीएड होनी चाहिए। तो 50% अंक आपके पास होना जरूरी है। आपकी जो भी आपने बीए किया है, बीएससी किया है, उसमें आपके निश्चित रूप से होने जरूरी है। साथ ही बीएड में भी आपके 50% जरूरी है। ठीक है। अब देखो जिनके स्नातक में 50% नहीं है लेकिन उन्होंने क्या कर लिया है, पोस्ट ग्रेजुएट जिन्होंने कर लिया है उनमें 50% है और बीएड में 50% है, तो वो इसमें मान्य किए जाएंगे। उसके बाद में देखो अथवा क्या बोला इन्होंने कि न्यूनतम 45% अंकों के साथ स्नातक की हो एवं शिक्षा शास्त्री में 1 वर्षीय स्नातक बीएड जो इससे संबंधित इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद या मान्यता मानदंड और क्रियाविधि विनियमों के अनुसार प्राप्त किया गया हो वो भी इसमें मान्य किया जाएगा। देखो ये महत्वपूर्ण है जो भी जिन्होंने परीक्षा दी है। उसके बाद में देखो न्यूनतम 50% अंकों के साथ उन्होंने क्या किया हो, उच्चतर माध्यमिक या इसके समक्ष एवं 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र स्नातक जो बीएड जो उन्होंने शुरू कर रखा है, 3 साल की जो अपनी बीए होती है और उसमें साथ में बीएड करवाई जाती है, उसमें क्या होनी चाहिए, 50% अंक होने अनिवार्य है। तो ये तो हो गए आपके लिए जो योग्यता है वो। आगे भी इन्होंने दे रखा है कि या अगर आपके पास इन सबसे में चीज़ें नहीं है आप इसमें भी देख सकते हो कि न्यूनतम 50% अंकों के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं 4 वर्षीय बीए बीएससी या बीएड या बीएससी बीएड की भी होनी चाहिए 50% अंकों के साथ, इन्होंने ये बता दिया। अब देखो उसके बाद में हम देख लेते हैं आगे भी। देखो अलग अलग इन्होंने देखो अब विषय से संबंधित जो भी आपकी जो चीज़ें हैं वो आप जो सोच रहे हो कि मेरे पास कौन सा विषय था, मैं कौन से विषय से फॉर्म भरूं, क्या मैं 2 विषयों से फॉर्म है वो लगा सकता हूं, वो सभी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है। तो देखो इन्होंने क्या किया है कि सामाजिक अध्ययन के अध्यापक के लिए कौन कौन विद्यार्थी है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, ये इन्होंने स्पष्ट लिखा है कि अभ्यर्थी को वैकल्पिक विषय के रूप में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, समाजशास्त्र, लोक प्रशासन, दर्शन शास्त्र, लेखा शास्त्र, आर्थिक एवं वित्तीय प्रबंधन और बैंकिंग एवं वैश्विक अर्थशास्त्र से कम एक विषय के साथ स्नातक या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण की हुई होनी चाहिए। तो जो भी सामाजिक विज्ञान या सामाजिक अध्ययन से जो भी विद्यार्थी अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास स्नातक करते समय ये जो विषय इन्होंने दे रखे इनमें से अगर कम से कम एक भी है, क्योंकि 3 विषयों का चुनाव करना होता है, 2 एडिशनल होते हैं अंग्रेजी और हिंदी, और बाकी के जो 3 विषय सेलेक्ट करने होते हैं उन 3 में से एक भी अगर आपके पास स्नातक करते समय है तो आप सामाजिक अध्ययन के लिए पात्र होंगे।
तो ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में विज्ञान और गणित के इन्होंने बता दिया, इसमें तो ज़्यादा आप जो भी विद्यार्थी हैं उनको ज़्यादा जो फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनके पास अलग से सब्जेक्ट कैटेगरी है। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन किसमें होता है? सामाजिक अध्ययन में। उसके बाद में अंग्रेजी के लिए ज़रूरी है कि अंग्रेजी विषय आपके पास स्नातक में रहा हो, हिंदी के लिए हिंदी जरूरी है स्नातक के अंदर, और संस्कृत अध्यापक के लिए संस्कृत। बाकी तो आप सभी को पता है यही होनी चाहिए। सामाजिक अध्ययन में आप सभी को कन्फ्यूजन था कि कौन कौन है वो विद्यार्थी है वो सामाजिक अध्ययन से अप्लाई कर सकते हैं, तो कौन से कर सकते हैं कि 3 में से एक सब्जेक्ट वो होना चाहिए जो इस कैटेगरी में इन्होंने दे रखा है। जरूरी नहीं तीनों हो, केवल एक सब्जेक्ट भी आपके पास मान्य होगा। उसके बाद में देखो आगे भी इन्होंने बता रखा है कुछ चीज़ें जो ज़्यादा ध्यान देने योग्य नहीं है, इन्होंने अपने अनुसार दे रखा है अलग से। उसके बाद में देखो सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ आएगी आयु की गणना किस प्रकार से की जाएगी। तो आयु की गणना इन्होंने दे रखी है। देखो राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के नियम 265 के अनुसार आयु की दृष्टि से राजकीय सेवा में उच्चतर प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सामान्य या विशेष शिक्षा लेवल द्वितीय कक्षा 6 से 8 के पद पर आवेदन एवं नियुक्ति हेतु वही अभ्यर्थी पात्र होगा जो दिनांक 1/1/2024 को कब 1/1/2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त किया होना चाहिए और 40 वर्ष आयु प्राप्त किया हुआ नहीं होना चाहिए। तो आयु की गणना कब तक करेंगे? ये 1/1/01/2024 तक बोल रहे हैं कि ये 18 वर्ष का कम से कम हो जाना चाहिए और 40 वर्ष का वो होना नहीं चाहिए। ठीक है, ये तो होगी सामान्य के लिए। उसके बाद में देखो कि इन्होंने आयु सीमा में छूट भी इन्होंने प्रदान की है। तो देखो उसके बाद इन्होंने लिखा है कि द पर्सन हु वाज within the age limit on 31/12/2020 shall be deemed to be within the age limit up to 31/12/2024। तो इसमें भी इन्होंने छूट दिया, जो पीछे आपने कोरोना काल में जो वाला जो सिस्टम लगा था उसके अंदर इन्होंने छूट भी दे दी है। उसके बाद में आप जैसे जैसे कैटेगरी वाइज आपको छूट मिलती जाएगी, 5 वर्ष की, 3 वर्ष की, 2 वर्ष की, जो आप सभी को पता है आपकी कैटेगरी वाइज इन्होंने दे रखी है, आप देख भी सकते हो यहाँ पे। अब देखो उसके बाद हम बात करें आवेदन शुल्क जमा करने और ऑनलाइन आवेदन जमा करने की जो अवधि है वो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि 21/12 से आवेदन शुरू किए जाएंगे, 21/12/2022 से, और 19/1/2023 तक ये आवेदन आप कर सकते हो। ऑनलाइन आवेदन करने की क्राइटेरिया इन्होंने बता दिया, 21 से 19 तक याद रखना है, पहले करवा देना है क्योंकि साइट उस बाद में जाम हो जाएगी। उसके बाद में आप देख सकते हो परीक्षा का आयोजन कब करवाया जाएगा, 25/2/2023 से लेकर 28/2/2023 के बीच में आपकी परीक्षा का आयोजन करवा लिया जाएगा। उसके बाद में नियुक्ति की योग्यताएं और वो आप सभी को पता है, वो तो बाद की बातें हैं। अब देखो उसके बाद में इन्होंने लिखा है कि जाति प्रमाण पत्र है वो आपको नया लगाना है, क्योंकि पहले भी ये बहुत सारे विद्यार्थियों के साथ में हुआ था कि जाति प्रमाण पत्र है उन्होंने पहले नहीं लगाया, उसके बाद में जिन्होंने लगाया कि जो जाति प्रमाण पत्र है नया होना चाहिए, तो आपको क्या करना है, नया बनवा लेना, नया बना के ही आप लगा देना, जिससे आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। बाद में कोई भी ये नियम लेके आए कि तब क्या था, ये पुराना हो गया, वो हो गया, तो हो सके एज पॉसिबल आपको हो सके तो आप नया लगवा देना, क्योंकि इतने में भर्ती प्रक्रिया वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में देखो हम और देख लेते हैं जो भी इन्होंने महत्वपूर्ण चीज़ें दी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो डॉक्यूमेंट जो आप पूछ रहे थे कि डॉक्यूमेंट क्या क्या आपको अपलोड करना है, तो फोटोग्राफ हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो देखो फोटो और हस्ताक्षर स्पष्ट होने चाहिए, नवीनतम रंगीन फोटो आपको अपलोड करनी है, 6 माह पुरानी होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, और मोबाइल एवं अन्य स्वयं रचित फोटो का उपयोग न करें, ये इन्होंने बता दिया। एक आपको रंगीन फोटो लगाना। उसके बाद में देखो सफ़ेद हल्के रंग का बैकग्राउंड होना चाहिए, फोटो का कौन सी होनी चाहिए, सफ़ेद बैकग्राउंड हल्के रंग की। और उसके बाद में देखो फोटो का आकार इन्होंने बता दिया, ये तो आपको प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने आप ई मित्र वाला जो भी लगाएगा। और हस्ताक्षर भी इन्होंने बता दिया कि किस प्रकार से लगाना है। और उसके बाद में देखो हम और देख लेते हैं, जब जो कोई भी विद्यार्थियों को आपके जब भी फॉर्म भरते समय कोई भी गलती हो जाएगी तो आपको चेंज करवाना पड़े तो आपको 300 रुपये शुल्क लगेगा। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आपने गलती कर दी है तो दोबारा सुधार करने का आपको मौका उसी टाइम होगा, उस टाइम आप दोबारा से खोल के चेंज कर सकते हो, लेकिन 300 रुपये आपको पे करने पड़ेंगे। उसके बाद में देखो चयन प्रक्रिया इन्होंने बता दी है, आप सभी को पता ही है वो तो। अब देखो परीक्षा का इन्होंने कार्यक्रम भी बता दिया है कि परीक्षा 300 अंकों की होगी। परीक्षा के लिए एक प्रश्न पत्र होगा, प्रश्न पत्र की अवधि 2 घंटे 30 मिनट की होगी। प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और उत्तरों में मूल्यांकन में नकारात्मक अंकन होगा। स्पष्ट कह दिया इन्होंने कि नकारात्मक अंकन निश्चित रूप से होगा और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए उस विशिष्ट प्रश्न के लिए विहित अंकों के 1/3 भाग है वो काटा जाएगा। तो ये भी हो गया कि नकारात्मक अंकन भी इन्होंने स्पष्ट बता दिया और 1/3 है। उसके बाद में इन्होंने पाठ्यक्रम इन्होंने बता दिया है कि ये वाला पाठ्यक्रम आपके रहेगा, जो भी आपने पहले भी देख चुके हो कि पाठ्यक्रम आपका जो भी था कैटेगरी वाइज अलग अलग इन्होंने जारी कर दिया था, तो दोबारा देखने की ज़रूरत है नहीं है हमें।
तो ये सब चीज़ें हैं वो मैंने आपको बता दी, ये आपके लिए महत्वपूर्ण थी। बाकी आपके पास जिलेवार जो वर्गीकरण पोस्ट का किया वो आप पीडीएफ में देख सकते हो। तो मैंने आवेदन कब करना है, आवेदन करते समय डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, आयु सीमा की गणना कब की जाएगी, कौन से सब्जेक्ट का आप चुनाव कर सकते हो, 2 सब्जेक्ट का चुनाव किस प्रकार करना है, और ये सब चीज़ें हमने बात कर ली। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। हमसे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको लिंक कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी।